मुकेश मिल्स इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक, जो अक्सर भूतिया या हॉरर फिल्म्स शूट करने के लिए यूज की जाती है। लेकिन हकीकत में इस जगह पर कई ऐसे किस्से घटे हैं कि बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स इस जगह पर अपनी मूवीज शूट करने से अब बेहद डरने लगे हैं। कई सालों पहले यहां पर कॉटन और वूल के कपड़े बनते थे, लेकिन 1982 में एक ऐसी आग लगी जिससे सब कुछ जल के राख हो गया। आज तक कोई नहीं जानता कि वो आग कैसे लगी, लेकिन तब से ये जगह वीरान पड़ी है और इसके आसपास कोई भी नहीं जाता। एक बार की बात है, मुकेश मिल्स में एक हिंदी हॉरर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म की हीरोइन ग्रीन रूम में अकेले अपने डायलॉग्स रिहर्स कर रही थी। तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर झुमकों पर पड़ी जो जमीन पर नीचे गिरे हुए थे। उसने वो झुमके उठाए और शीशे के सामने अपने कान में लगाकर वो झुमके देखने लगी कि तभी उसकी असिस्टेंट प्रिया ग्रीन रूम में आ गई। प्रिया ने जैसे ही शीशे में देखा तो वो एकदम से बहुत ज्यादा घबरा गई। उस शीशे में उसे उस हीरोइन की जगह एक जली हुई दुल्हन दिखी जिसने वो झुमके पहन रखे थे। प्रिया डर के मारे चिल्लाई तो उस हीरोइन के हाथ से झुमके नीचे गिर गए। अब प्रिया को उस शीशे में वो औरत नहीं दिख रही थी और सब नॉर्मल था। प्रिया को लगा कि शायद ये उसका वहम होगा। उसने हीरोइन से माफी मांगी और उसे बताया कि शॉट रेडी है और डायरेक्टर उसे शॉट के लिए बुला रहा है। कुछ देर बाद जब वो हीरोइन अपना शॉट दे रही थी तो अचानक से उस फिल्म के सेट पर लाइट जलबुझ होने लगी। थोड़ी देर फ्लिकरिंग के बाद एक बड़ा सा धमाका हुआ और वहां की सारी लाइट्स ऑफ हो गईं। प्रोडक्शन असिस्टेंट श्याम अपने एक साथी को लेकर फ्यूज चेक करने के लिए थोड़ा बाहर निकला। बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी, बिजली कड़क रही थी और बादल जोरों से गरज रहे थे। जब श्याम और वो दोनों मुकेश मिल्स की लॉबी की तरफ गए तो उन्हें अंधेरे में एक आदमी दिखा जो बारिश में खड़ा सिगरेट पी रहा था। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। श्याम ने बिजली के फ्यूज के बारे में उससे पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। श्याम को वो आदमी बेहद अजीब लग रहा था, लेकिन कुछ ही पल बाद उस आदमी ने अपने हाथ से मिल्स के कोने की तरफ इशारा किया। वो दोनों उस तरफ जाने लगे, लेकिन श्याम बार बार उस आदमी को पीछे मुड़कर देख रहा था। तभी अचानक से बिजली कड़की और उस आदमी की शक्ल श्याम को दिखी, जिसे देखकर वो सुन सा पड़ गया। उस आदमी का चेहरा बेहद डरावना था और वो घूर घूर कर श्याम को देखे जा रहा था। इतने में श्याम के साथी ने फ्यूज ठीक कर दिया और लाइट वापस आ गई, लेकिन लाइट वापस आते ही वो आदमी गायब हो गया। श्याम बिना किसी को कुछ बोले डरा डरा वापस सेट पर चल दिया। लाइट वापस आ गई और शूटिंग फिर से शुरू हो गई, लेकिन अब उस हीरोइन के मुंह से डायलॉग्स ही नहीं निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बोलना चाह रही है, लेकिन किसी ने उसका मुंह ही बंद कर दिया हो। तभी उसका शरीर भी अकड़ने लगा और अचानक से उसे चक्कर आए और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गई। डायरेक्टर ने एक शॉर्ट ब्रेक अनाउंस किया और हीरोइन के असिस्टेंट प्रिया उसे ग्रीन रूम ले गई। प्रिया ने उसे ग्रीन रूम में लिटाया और उसके लिए जूस लेने बाहर जाने लगी। तभी उसे टेबल पर पड़े वो झुमके दिखे जो उस हीरोइन ने पहले पहने थे। उसने वो झुमके लिए और बाहर जाते हुए उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया। उसे लगा कि हो ना हो उन झुमकों की वजह से ही शायद सब कुछ बिगड़ रहा है। श्याम, जिसने सिगरेट पीते हुए उस आदमी को देखा था, वो डरा डरा मुकेश मिल्स में इधर से उधर घूम रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई छोटी सी बच्ची उस भयानक बिल्डिंग के अंदर कैद है और वो रो रही है। धीरे धीरे वो आवाज और तेज होती गई और उसके कानों में गूंजने लगी। उधर हीरोइन की असिस्टेंट प्रिया जूस लेकर ग्रीन रूम में पहुंची। तब उसने जो देखा, उसे देखकर वो चौंक उठी। उसने देखा कि वो हीरोइन शीशे के सामने वही झुमके पहने बैठी है जिसे उसने अभी फेंका था। उस हीरोइन की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने अपने हाथ में स्क्रिप्ट ले रखी थी और वो पागलों की तरह कुछ भी बड़बड़ाए जा रही थी। अचानक
उसने सारे पेपर्स फाड़ दिए और उन्हें खाने लगी। ये सब देखकर प्रिया कांप उठी और जल्दी से रूम से भाग आई। उसने सीधा जाकर डायरेक्टर को पूरी बात बताई और सब लोग मिलकर उस ग्रीन रूम में पहुंचे, पर वहां सब कुछ नॉर्मल था। वो हीरोइन वहीं पर बैठी हुई अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। प्रिया कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उस एक्ट्रेस ने डायरेक्टर से कहा, क्या वो आज की शूट कैंसिल कर सकते हैं? डायरेक्टर फौरन मान गया और उसने अपनी क्रू को पैकअप करने के लिए बोल दिया। हीरोइन, बाकी एक्टर्स और डायरेक्टर्स सब लोग अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए, लेकिन उसकी असिस्टेंट अब भी ग्रीन रूम में ही थी। वो उस एक्ट्रेस का सामान पैक कर रही थी कि उसे वो झुमके फिर से दिखे। उसने जैसे ही वो झुमके अपने हाथ में लिए, उसे वो औरत फिर से शीशे में ठीक उसके पीछे खड़ी दिखी। वो मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। उसने झुमके वहीं छोड़ दिए और वहां से जल्दी से निकल गई। वहां से निकलते ही उस हीरोइन की तबीयत एकदम ठीक हो गई, लेकिन वो प्रोडक्शन का लड़का पूरी तरह से पागल हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसने उस मिल में जाकर अपने आप को जला डाला। वो जली हुई झुमके वाली औरत, या वो रोती हुई बच्ची की गूंज, या वो सिगरेट पीता डरावना आदमी, ये सब कई बार कई लोगों ने महसूस किया है। कहते हैं कि एक बार मुकेश मिल्स में नाइट ड्यूटी करते हुए एक गार्ड ने उस मिल्स के अंदर से म्यूजिक बजने की आवाजें सुनी। ये बहुत अजीब था क्योंकि उस दिन कोई शूटिंग नहीं हो रही थी और ना ही मिल्स के अंदर कोई भी इवेंट था। उस रात उस गार्ड ने अंदर जाकर देखा तो उसे काली परछाई दिखी। वो उसे देखकर इतना डर गया कि उसने वो नौकरी ही छोड़ दी। और तो और वहां एक बार एक 10 साल की लड़की शूटिंग करते समय अचानक से बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगी। उसने पहले तो एक मर्द की आवाज में सबको वहां से भाग जाने के लिए कहा और फिर अपने हाथों के बल उल्टा होकर चलने लगी और कुछ ही पल में बेहोश हो गई। ये देख सब लोग वहां से जल्दी से निकल गए। जैसे ही उसके पिता उसे उस मिल से कुछ दूर लेकर गए, वो एकदम नॉर्मल हो गई, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहा कि उसके साथ क्या हुआ था। मुकेश मिल्स की ऐसी कई कहानियां हैं और वहां ऐसे कई राज छुपे हैं, लेकिन मुकेश मिल्स का सच कोई नहीं जानता। मेरा नाम इकबाल है और मैं पिछले 20 सालों से मुंबई में ऑटो चला रहा हूं। मैं मुंबई का चप्पा चप्पा जानता हूं और सभी इलाकों से गुजर चुका हूं, पर मुंबई में एक ऐसी जगह है जहां मैं कभी नहीं जाता। वो है मुंबई की गोरेगांव में स्थित आरे कॉलोनी। करीब 8-9 साल पहले देर रात में एक पैसेंजर को रॉयल पाम सोसाइटी में छोड़ के मैं घर वापस लौट रहा था। पूरा रास्ता सुनसान जंगलों के बीचों बीच बना था। उस दिन हवा बहुत जोरों से चल रही थी और हल्की हल्की ठंड भी। मैं किशोर कुमार का गीत गुनगुनाता हुआ जा रहा था कि अचानक मेरी ऑटो के सामने एक औरत आई। मैंने झटके से गाड़ी रोकी और उस औरत से माफी मांगने के लिए उतरा, मगर वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। मुझे लगा कि मेरी आंखों का कुछ धोखा हुआ है, तो मैं ऑटो में वापस बैठ गया। जैसे ही मैंने ऑटो स्टार्ट करी, एक बूढ़ी सी औरत मेरे बगल में आके खड़ी हो गई और उसने मुझसे कहा, थोड़ा आगे तक चलोगे? और पीछे बैठ गई। उस औरत ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे और एकदम मिट्टी में लिपटी हुई। उसका चेहरा उसके बिखरे बालों से छुपा सा हुआ। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि रात के 3 बजे इस बूढ़ी औरत को कहां जाना है। मैंने उससे पूछा, मैडम कहां जाना है आपको? उसने जवाब में कहा, आगे एक शमशान है, बस वहां तक। ऑटो के मिरर से जब मैंने उसे कहते देखा तो उसकी आंखों में एक डरावनी सी चमक थी। जब उसके बाल हवा से उड़े तो उसका गलगला सा चेहरा देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई।
मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और तब मुझे सूझा कि शायद मेरे पीछे जो औरत बैठी है वो एक चुड़ैल है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं चुपचाप ऑटो को खूब तेजी से आगे भगा रहा था। एकदम से मेरी ऑटो में खड़खड़ हुई और वो बंद पड़ गई। मैंने तुरंत उतर के बिना उस औरत से नजर मिलाए ऑटो को ठीक करने में लगा। जैसे ही मैंने ऑटो ठीक करके ऑटो स्टार्ट किया तब मैंने देखा कि वो औरत मेरे पीछे वाली सीट पे है ही नहीं। तभी मेरे बगल से एक ऑटो गुजरा जिसमें वही औरत बैठी थी। मैं उस इलाके से जैसे तैसे निकल कर घर पहुंचा और सीधे जाके सो गया। अगले दिन मुझे मालूम हुआ कि उस इलाके में एक ऑटो का एक्सीडेंट हुआ है और ऑटो ड्राइवर की उसी समय डेथ हो गई। और सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि वो वही ऑटो था जिसमें वो बूढ़ी औरत बैठ के निकली थी। इस किस्से के बाद मैंने कई कहानियां सुनी कि आरे कॉलोनी में ऐसी सफेद साड़ी वाली एक बूढ़ी सी चुड़ैल रहती है। ऋत्विक अभी हाल ही में अपने एक्टर बनने के ड्रीम को पूरा करने के लिए मुंबई शिफ्ट हुआ था। यह शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। वो यहां पर आकर 3 लड़कों के साथ एक 1 BHK फ्लैट शेयर कर रहा था। वो तीनों लड़के भी एक्टर बनना चाहते थे और वो भी कई सालों से मुंबई में ही रह रहे थे। उनके सामने ऋत्विक एक नौसिखिया था, इसलिए ऋत्विक को लगा था कि शायद वो लड़के उसे भी मुंबई में रहने के तौर तरीके सिखा देंगे। लेकिन उनमें से एक लड़का विनय ऋत्विक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उन दोनों का छोटी छोटी बातों पर अक्सर झगड़ा हो जाता था। ऊपर से ऋत्विक को मुंबई में कोई काम भी नहीं मिल रहा था। वो रोज 3-4 ऑडिशंस देता था पर उसे आज तक कभी भी कोई कॉल बैक नहीं आया था। अब ऋत्विक बहुत उदास रहने लगा था। एक बार विनय ने उसके साथ एक प्रैंक करने का सोचा। उसने एक फेक प्रोडक्शन हाउस की ईमेल आईडी बनाकर ऋत्विक को उस आईडी से एक ऑडिशन मेल भेजा। उस ईमेल में लिखा था कि ऋत्विक को एक नई हॉरर मूवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। उस ईमेल को पढ़कर ऋत्विक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतने वक्त से वो ऐसे ही किसी मौके का इंतजार कर रहा था। एक्साइटमेंट के चलते उसने उस ईमेल का तुरंत ही रिप्लाई कर दिया। विनय ने इसके बाद कुछ ऐसा किया जो शायद उसे कभी नहीं करना चाहिए था। उसने एक और मेल किया जिसमें उसने ऋत्विक को ऑडिशन की डेट, टाइम और जगह बताई। मेल में लिखा था कि ऋत्विक को अगली रात 11 बजे डिसूजा चौल पहुंचना था। डिसूजा चौल ये कोई मामूली चौल नहीं था, बल्कि लोगों की माने तो ये एक हॉन्टेड जगह थी। इस चौल में रहने वाली एक औरत की कुएं में गिरकर मौत हो गई थी और उसके बाद से उस चौल में भयानक चीजें होना शुरू हो गईं। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने रात में बाहर निकलना छोड़ दिया था। सब जगह खबर फैल गई थी कि उस चौल में बने कुएं के पास अक्सर सफेद साड़ी पहने एक औरत भटकती है। मुंबई में रहने वाले ज्यादातर लोगों को इस चौल के बारे में पता होता है, पर ऋत्विक डिसूजा चौल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। हालांकि उसे ऑडिशंस की टाइमिंग्स देखकर थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने सोचा कि यह उसकी लाइफ की पहली अपॉर्चुनिटी है और उसे इसे छोड़ना नहीं चाहिए। ऑडिशन की रात ऋत्विक तैयार होकर डिसूजा चौल पहुंच गया। डिसूजा चौल के गेट के सामने आते ही उसे अचानक से ठंड लगने लगी और एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। पर हैरानी की बात तो ये थी कि डिसूजा चौल बंद था। वहां पर उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। वो इलाका बिल्कुल सुनसान था और ऋत्विक को वहां पहुंचकर ठीक नहीं लग रहा था। ऋत्विक वहां से वापस जाने ही वाला था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, लेकिन जब वो मुड़ा तो वहां कोई नहीं था।